नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमने ये जो सीरीज शुरू की है जिसमें हम पुलिस भर्ती रिलेटेड यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बहुत ही नजदीक है। बहुत ही एक महीना ही आपके पास बचा है, तो एक महीने में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का टारगेट जो हमने रखा है, हार्डली हम जो है वो 50,000 क्वेश्चन जो है उसे कवर करने वाले हैं। बट उसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रोज सेशन जो है अटेंड करने पड़ेगी। हम छोटी 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 चीजों को मिला के ये क्वेश्चन जो है बना रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस पे ही आपको मिलेंगे। मतलब पीवाईक्यू बेस पे ही क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं, ताकि आपको इजी हो जाए कोई भी क्वेश्चन को हैंडल करने में। और साथ ही हम चारों क्वेश्चन को जो जो चारों ऑप्शन है उसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके पास नोट्स भी बने रहे कि हमें किन चीजों पे काम करना है। ओके। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आपकी पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू करते हैं, और इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। तो ओके, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? मोरादाबाद, फिरोजाबाद, खुर्जा या कन्नौज? तो किसे कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो शहर है मोरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी कहा जाता है मोरादाबाद को। ठीक है, ये पीतल के लिए, पीतल के हस्तशिल्प जो होते हैं ना उसके लिए फेमस है। बट फिरोजाबाद सर किसके लिए फेमस है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, कांच की चूड़ियां। ठीक है, तो कांच की चूड़ियां अगर कभी भी ये वर्ड आ गया तो हमेशा ध्यान में रखना है फिरोजाबाद। ठीक है। ओके, उसके बाद खुर्जा किसके लिए फेमस है, तो खुर्जा आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है खुर्जा। ठीक है। और कन्नौज किसके लिए फेमस है, तो कन्नौज है इत्र का शहर। ठीक है, कन्नौज में जाते ही खुशबू फैल जाती है, तो इत्र का शहर ये कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, तो ये शहर जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ठीक है, लखनऊ में 1857 का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह? तो ये किसने किया था, तो आप सबको ही पता होगा, ये किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ आ गया तो बेगम बेगम हजरत महल ध्यान में रखना है। रानी लक्ष्मी आ गई तो क्या ध्यान में रखना है, झांसी। ठीक है, नाना साहब आ गए तो क्या ध्यान में रखना है, कानपुर। ठीक है, नाना साहब आ गए तो कानपुर ध्यान में रखना है। और कुंवर सिंह आ गए तो बिहार, जगदीशपुर। ठीक है, तो बिहार का जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने हैं ताकि आपको इजी सवाल जाए। और बेगम हजरत महल कहाँ के लिए जानी जाती है, तो ये लखनऊ के लिए। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, झांसी की रानी थी, रानी होती है गुलाब जैसी, इसलिए रानी जो है ध्यान में रखेगा। ओके, अभी अगर पूछा जाए कि ये रिवॉल्ट को खत्म किसने किया था, तो झांसी का रिवॉल्ट किसने खत्म किया था, ह्यू रोज ने। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसलिए ध्यान में रखेगा। झांसी की थी एक रानी, रानी होती है गुलाब जैसी, गुलाब को अंग्रेजी में कहते हैं रोज, और ह्यू रोज ने उसे खत्म किया था। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसलिए ध्यान में रखना है। नाना साहेब कानपुर के लिए थे। ठीक है, नाना साहेब कानपुर, तो कान है तो बाली ध्यान में रखेगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और बेगम हजरत महल, ठीक है, ये किसके लिए थी, ये थी लखनऊ के लिए। तो लखनऊ के लिए क्या ध्यान में रखना है, लखनऊ के आपको महल काफी मिल जाएंगे, तो लखनऊ के लिए ध्यान में रखेगा बेगम हजरत महल। ठीक है, ये आपके लिए लखनऊ के लिए भी याद हो जाएगा। और लखनऊ का सर रिवॉल्ट खत्म किसने किया था, कि कौन अंग्रेज था जिसने लखनऊ का रिवॉल्ट खत्म किया था? तो लखनऊ के आप अगर कभी गए होंगे तो लखनऊ में लॉक काफी मिलते हैं, लॉक काफी डिजाइन की मिलते हैं। लॉक यानी ताले जो हम दरवाजों पे लगाते हैं ना, वो काफी डिजाइन की मिलते हैं। तो ध्यान में रखना है हैव लॉक। वहां पे जिसने रिवॉल्ट को खत्म किया था वो था हैव लॉक। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, पंचायत राज फर्स्ट स्टार्ट, मतलब पंचायत राज को किसने सबसे पहले, कौन से राज्य ने जो है वो शुरू किया था पंचायत राज को? ठीक है, ये किसने शुरू किया था, तो तारीख एक ही ध्यान में रखनी है, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज ने राजस्थान में जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में सर, तो वो भी ध्यान में रखना है, नागौर जिला। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सर हमारा जो प्रदेश है यूपी, वहां पे कब एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1949 में। पंचायत राज अधिनियम जो है लागू किया गया था, 1949 में अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। बट एक्चुअली जो शुरुआत है वो है 2 अक्टूबर 1959 की, वो है नागौर की, 1949 नागौर की। ठीक है। और सर गुजरात या बाकी जगहों पे कब स्टार्ट किया गया था, तो इसमें काफी बाद में किया गया था। बट फर्स्ट ध्यान में रखना है राजस्थान। और इसके लिए एक छोटी सी चीज जो है वो ध्यान में रखिए, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए 1959 49 है, बट यहाँ के लिए जो अमेंडमेंट ध्यान में रखनी है वो है 1992 की अमेंडमेंट। ठीक है, 73। ठीक है, तो हमेशा 73 आ गई तो यहाँ पे रखना है ग्रामीण भाग के लिए यानी गांवों के लिए 73, और 74 किसके लिए होता है रे, शहरी भागों के लिए। ठीक है, 74 होता है शहरी भागों के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
ओके। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमें, किस गैस को लिफिंग लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है, मतलब वो गैस सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, वो गैस सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी। ऐसी कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अगर ध्यान में रखना हो तो रखिए, N2O। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये गैस अगर आप सुनते भी हो, ठीक है, अगर आप सुनते भी हो ना, अगर आपके कान नाक के पास भी आ गई, तो भी आपको बेहद हंसी जो है वो आ जाएगी। इसलिए इसे लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है। इसमें डोपामाइन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, हमें खुशी मिलती है, इसलिए हमें काफी हंसी आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ध्यान में रखना है, जैसे कहा जाता है लाफिंग गैस। ठीक है, और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, मीथेन। मीथेन को क्या कहा जाता है पता है, मार्श गैस। मार्श गैस। ठीक है, ये कहा जाता है मीथेन को। ठीक है, मार्श गैस। ठीक है, और मीथेन जो है काफी फेमस होता है, मतलब जो सब्जियां वगैरह होती है ना, वो जमीन में कूटने के बाद वो जो खराब सब्जियां होती है उससे ही मीथेन जो है बनाया जा सकता है। और मीथेन काफी फैक्ट्रीज में काफी यूजफुल जो है वो होता ही है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही गैस है जो एक्चुअली आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है सीओ। ठीक है, ये जो है ना इसे जहरीला गैस कहा जाता है, जहरीला। ठीक है, गैस जो है वो सीओ को कहा जाता है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके। गायत्री मंत्र टेकमन बीच वेदा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपको पता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, यह ऋग्वेद सबसे पुराना है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। तो कभी भी पूछा जाए मंत्र कहाँ पे है, तो मंत्र है ऋग्वेद में। म्यूजिक कहाँ पे है, म्यूजिक। ठीक है, बोलने की पद्धत यानी म्यूजिक हो गया, सॉन्ग्स, ये आपको ध्यान में रखना है सामवेद में। तो एस से सॉन्ग्स याद हो जाएगा, बट एक्चुअली इसमें म्यूजिक ही है। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आपको मिल जाएगा, तो इसमें व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, पता होगा ना ब्लैक मैजिक, मूवी देखी होगी ना भूल भुलैया। तो ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और अथर्ववेद में क्या है, जीवन कैसे जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका जो है वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अथर्ववेद में जादू टोना भी मिल जाएगा, औषधि भी मिल जाएगी। बट यजुर्वेद जो है वो खास तरह से, यजुर्वेद ध्यान में रखना है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक के बारे में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, बट ये पढ़ने नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त तो कौन करता है? तो क्या लगता है आपको, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसके लिए भी ध्यान में रखना है, ये करते हैं प्रेसिडेंट। तो गवर्नर जो होता है उनको प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, चुनता है। बट आपको ध्यान में रखना है, जो स्टेट होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और स्टेट यानी राज्य, जैसे हमारा यूपी जो है वो राज्य है ना, तो स्टेट जो है उनके लिए ध्यान में रखना है, वहां पे जो होते हैं राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, और यूटी में क्या होते हैं सर, यूटी में होते हैं नायब राज्यपाल, नायब राज्यपाल। और कुछ यूटी में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासक। ठीक है, बट राज्यपाल हो या नायब राज्यपाल हो या प्रशासक हो, सबको एक ही पर्सन चुनता है, और वो होते हैं कौन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए रे क्राइटेरिया, तो कोई एक ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए क्या? तो नहीं, राष्ट्रपति अगर आपको भी बनना है तो आपको सिर्फ क्या बनना पड़ेगा, इंडियन आप होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप आपके होनी पे चाहिए, यानी भारतीय नागरिकत्व तो आपके पास होना चाहिए। और 35 उम्र जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी 35 एज कंप्लीट है तो आप इजीली जो है राष्ट्रपति बन जाओगे। ठीक है, बट आपको इलेक्शन भी लड़नी है। ओके। हाँ, उसके बाद व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ये तो आप सबको ही पता होगा, ये मुझे नहीं लगता कोई बताने की जरूरत है। बट कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, आपको सबको पता है, हिंदी तो होगी होगी, बट अदर कौन सी है, उर्दू है, संस्कृत है या इंग्लिश है? तो वो कौन सी हो सकती है, तो हमेशा याद रखना है, वो है हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कहीं भी पूछी जाए तो क्या ध्यान में रखना है, हिंदी एंड उर्दू जो है वो है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, अधिकारिता भाषा। कब एक्चुअली इसे एक्सेप्ट किया गया था, 1947 को हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था, और 1989 को उर्दू को एक्सेप्ट किया गया था एज अ दूसरी भाषा। ठीक है, दो लैंग्वेज होती है, कोई भी स्टेट में होती है दो लैंग्वेज। जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको मराठी भी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी। गुजरात में जाते हो तो हिंदी भी मिल जाएगी, गुजराती भी मिल जाएगी। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हिंदी भी है और उर्दू भी है। हिंदी 1947 में एक्सेप्ट की गई थी, और उर्दू को जो है 1989 में जो है एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ओके। MRI स्टैंड फॉर, MRI का पूरा जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो एक ही ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है वो है किसका लॉन्ग फॉर्म, तो MRI का। ठीक है, आपने मतलब किसी भी आपके दोस्त ने या कहीं ने भी MRI अगर कराया होगा तो उनको भी पता होगा, मैग्नेटिक, MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है इसका होता है लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये हमारे जो अंग होते हैं ना, विस्तृत अंग जो होते हैं उनकी तस्वीरें लेने के लिए ये MRI यूज होता है।
ठीक है, हॉस्पिटल में ही यूज होता है। ओके, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी होगी? तो ये ध्यान में रखना है, वो कौन सी है? शारदा कैनल। ठीक है, शारदा नहर जो है ना वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी भी है और लंबी भी है ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी नहर भी है और ये सबसे लंबी नहर भी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? बिहू किस राज्य का त्योहार है? आप सबको ही पता होगा बिहू किस राज्य का त्योहार है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। अब यहाँ पे यूपी तो नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है बिहू कहाँ का है, तो बिहू है एक्चुअली आसाम का। ठीक है, तो यहाँ पे बिहू एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, बट अगर हमेशा ध्यान में रखेगा, मैं इसलिए ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिहू आसाम का है, बट और एक राज्य ऐसा है जिसके बारे में ऑलरेडी आपके ही इसमें पूछा गया है, यानी यूपी के ही पुलिस भर्ती में उसको ऑलरेडी एक सवाल जो है आ चुका है, और वो कौन सा राज्य है? वो है नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड का पता है कौन सा है? नागालैंड का है हॉर्नबिल। ठीक है, काफी फेमस है। ठीक है, हॉर्नबिल। तो हमेशा ध्यान में रखना, नागालैंड के लिए हॉर्नबिल उत्सव और आसाम के लिए जो है बिहू उत्सव। ठीक है, ये ध्यान में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर या 8 मार्च? ठीक है, आपको पता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा ना तो उसमें मैंने बताया है। ठीक है, कि एक्चुअली मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है वो मनाया जाता है दिसंबर मंथ में, यानी 10 दिसंबर। आप यहां से भी इजीली आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, तो हमेशा कॉलम वाइज जाइएगा। ठीक है, कॉलम वाइज। जैसे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? यहाँ पे वन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे वन रिपीट हो रहा है, और कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। जीरो कहीं पे नहीं। दिसंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी दिसंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिसंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सी, देखिए अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा तो आपने गलत होने के चांसेस कितने? 100%। कोई भी आंसर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस है 100%। बट आपको एक भी आंसर आ रहा हो, मतलब दो भी आंसर पता चल गया ना, तो भी आपके जो गलत होने के चांसेस वो 50-50% बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके 50% जो है आंसर क्लियर हो गया, मतलब आपको 100% पता हो गया कि ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में से। बट एक्चुअली सही आंसर क्या है? 10 दिसंबर। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा 10 दिसंबर। 1 दिसंबर किसके लिए होता है? एड्स डे। ठीक है, एड्स डे होता है 1 दिसंबर। 24 अक्टूबर किसके लिए होता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी यूनाइटेड नेशन दिवस इसे कहा जाता है। और 8 मार्च किसके लिए होता है? आप सबको ही पता होगा, माताओं के लिए यानी महिलाओं के लिए। ठीक है, 8 मार्च होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य, क्या लगता है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब जो है मनाया जाता होगा? तो सबको इसका आंसर जो है वो याद ही होना चाहिए। बट मैं हमेशा क्वेश्चन के आंसर तो आपको दे देता हूँ, बट मैं आपको इस बार एक टास्क देता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आप टास्क से यही बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आप मुझे रिसर्च करके बताइए, डायरेक्ट गूगल पे नहीं ढूंढना है आपको, प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे जो है करके आते हैं। ठीक है, ओके, तब तक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग का उसका मस्तिष्क जो है कहा जाता है? ये आपको सबको पता होगा, किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कहा जाता है मस्तिष्क। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा हुआ था? चंदेरी का युद्ध पता है आपको, बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो च- चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था सर? 1528 में। ये जो है वो बाबर और चंदेरी के बीच में, मेदिनी राय के बीच में ये जो चंदेरी का युद्ध है वो हुआ था। ठीक है, राणा संघ के लिए कौन सा युद्ध पता है? राणा संघ के लिए कौन सा युद्ध जाना जाता है? खानवा का युद्ध। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, और साथ ही अगर राणा सिंह इनके 1527 का युद्ध अगर पता चल जाए तो हमेशा इब्राहिम लोदी का भी एक वॉर जो है उसे याद रख लीजिएगा। इब्राहिम लोदी का कौन सा वॉर है? पानीपत। ठीक है, पूछा जाता है पानीपत पे सवाल। तो पानीपत, और साल कौन सा ध्यान में रखना है? 1526। तो मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे, तो देखिए 1526, 1527, 1528। ठीक है, ये तीन ध्यान में रखना है। तो पहले कौन सा ध्यान में रखना है? इब्राहिम लोदी, राणा और मीडियम, IRM। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? बाबर। ठीक है, इसके साथ जो है अलग अलग युद्ध जो है वो हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है, जिसे इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, वो एक्चुअली कौन से शहर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बरेली में, कानपुर में, मथुरा में या मीरठ में? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है बरेली, इज्जत नगर। ठीक है, तो बरेली में ही क्या है रे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो सकता है ये है इज्जत नगर में ही आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है, यानी इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाएगा। तो बरेली जो है आपको याद रखना ही है।
ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंप्यूटर भाषा एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एचटीटीपी का लॉन्ग फॉर्म जो है क्या है? तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या मिल जाता है आपको? इसका सही आंसर जो मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी आप इजीली आंसर जो है कैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऊपर के कॉलम से जाते हो तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल कितने बार रिपीट हुआ है। प्रोटोकॉल यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। 3 बार यहाँ पे नहीं है, मतलब ये आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कितनी बार रिपीट हुआ है? यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो आप ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे हैं 2 आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाई, हाइपर, हाई, मतलब आपको जो है सही आंसर इन दोनों में से ही मिल जाएंगे। मतलब आपके 100% गलत होने के चांसेस हो गए 50%। अब कोई भी तुक्का मार दीजिए, जो आंसर जो है वो 50% पे आ गए, मतलब मैक्सिमम टाइम ये सही होने के चांसेस हो 50% बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? ऐसा यहाँ पे सवाल पूछा गया। वो लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या चौधरी चरण सिंह थे? तो आप सबको ही पता का वो कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने ही 1965 में ये नारा दिया था, जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था ना, भारत और पाक का, तब हमारे पास अनाज बहुत ही कम पड़ गया था, तब ये नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने फिर क्या कर दिया? जय जवान जय किसान के साथ और एक नारा जोड़ दिया, जय विज्ञान। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है उनके लिए ध्यान में रखना है जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, और अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नारा किसका है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसका है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसका है? ठीक है। ओके, तब तक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, किस रक्त के समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहा जाता है? और आपको सबको पता होगा, ये है ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव किसी को भी, मतलब ये ओ नेगेटिव का जो ब्लड है वो किसी को भी, वो ए को भी चल जाएगा, बी को भी चल जाएगा, ए बी पॉजिटिव को भी चल जाएगा, तो किसी को भी चल जाता है ओ निगेटिव का। ठीक है, इसलिए इसे खून कोई भी, मतलब ये किसी को भी खून दे सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए ए बी पॉजिटिव, तो इन्हें किसी के भी खून ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी के भी खून ले सकते हैं, और डी ओ निगेटिव जो होता है वो किसी को भी खून दे सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है, यूपी के काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? पता है आपको काला नमक चावल महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में मनाया जाता है काला चावल महोत्सव। ठीक है, ये बुद्ध का महाप्रसाद भी इन्हें माना जाता है, बुद्ध का महाप्रसाद, महाप्रसाद भी इसे माना जाता है। सिद्धार्थ नगर हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, हो जाएगा इतना याद, बहुत ईजी है ना। ठीक है, सिद्धार्थ नगर जो है वो याद रखना है सिर्फ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है? ठीक है, तो कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें देखिए दो आंसर काफी सिमिलर मिल रहे हैं, कॉन्वेक यानी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो इसी में ही आंसर है। ठीक है, प्लेन या मिरर तो वगैरह ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। तो कौन सा हेडलाइट में कौन सा यूज होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर ध्यान में रखना है। और कॉन्वेक्स मिरर सर कहाँ यूज होता है? तो गाड़ियों के साइड के जो मिरर होते हैं ना, पीछे देखने के लिए। ठीक है, पीछे देखने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है, वहां पे यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये किसके लिए होता है? ये केंद्रित करता है। मेन जो हमारा आंसर है, कारों की हेडलाइट जो होते हैं उनके लिए कॉनकेव मिरर, हेडलाइट के लिए। ठीक है, यानी लाइट के लिए, गाड़ी के जो लाइट होता है ना आगे का, उसके लिए कॉनकेव। और कॉन्वेक्स अगर हमें देखिए पीछे देखना है, गाड़ी का जो आईना होता है उसे पीछे देखना है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट सवाल है, तो इसका आंसर कर दीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? और आप सबको ही पता होगा वो कौन है, राजा राममोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राममोहन राय, यानी आर आर आर। ठीक है, मूवी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आर आर आर, राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती पता है, इन्हें आर्य समाज के संस्थापक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सवाल। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, हमने जो है सीरीज शुरू की है जिसमें हम यूपी के पुलिस भर्ती में आने वाले जो क्वेश्चन है उसको एक बार जो है अच्छी तरीके से देख रहे हैं, साथ ही हम आंसर को भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको याद रखने में भी काफी इजी हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं जो पीवाईक्यू से एनालिसिस करके बनाए गए या थेट पीवाईक्यूज उठाए हैं। इससे क्या होगा, तो आपको आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, इसका पूरा अंदाजा जो है वो लग जाएगा। तो यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो या यूपी की कोई भी डायरेक्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए ये 20 क्वेश्चन 100% देखेगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ? और इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आपको ध्यान में रखना है, वो है, देखिए पहले तो आपको सारी चीजें जो है वो एक बार बता देता हूँ। दिल्ली का मतलब बुलंद दरवाजा जो है वो एक्चुअली फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बट दिल्ली में कौन सी चीजें जो है वो स्थित है? तो दिल्ली में आपको लाल किला, ठीक है, हमेशा याद रखना है, लाल किला और कुतुब मीनार, ठीक है, ये जो है आपको दिल्ली में मिल जाएगा। कुतुब मीनार, ये चीजें आपको दिल्ली में मिल जाएगी। आगरा में आपको क्या क्या मिलेगा? तो आगरा में आप सबको पता होगा, ताजमहल है, ठीक है, और आगरा का ही एक किला बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम ही आगरा का किला है, ठीक है। तो ताजमहल एंड आगरे का किला काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा गुजरात के विजय पर जो है वो फतेहपुर सिकरी बनाया गया था, तो वहीं पे बुलंद दरवाजा जो है वो बनाया गया है, तो ये ध्यान में रखना है, फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा। और लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम नवाब जो है वो रहते थे, इनको कहा जाता है नवाबों का शहर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार जो है वो देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट सवाल इजीली कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के सक्षम में समानता जो है वो प्रदान करता है? ठीक है, समानता जो है, कौन सा आर्टिकल जो है एक्चुअली समानता प्रदान करता है? आर्टिकल 14 यानी 14, 17, 21 या 32, ठीक है। तो इसका भी काफी इजी आंसर है। देखिए, फॉर द जहाँ पे जो है आर्टिकल 14, तो इसके लिए एक ही ध्यान में रखना है, इसके लिए है इक्वेलिटी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है इक्वेलिटी, ठीक है। एंड इक्वेलिटी यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कौन सा अनुच्छेद? सक्षम समानता, समानता के लिए ध्यान में रखना है आर्टिकल 14। अगर पूछा जाए आर्टिकल 17 किसके लिए है? ये है अस्पृश्यता, ठीक है, जिसे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा जाता है ना, उसके लिए है। आर्टिकल 21 किसके लिए है? तो ये है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, तो ये हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। और 21A अगर पूछा जाए तो ये पढ़ाई का यानी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है वो देता है 7 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। और आर्टिकल 32 किसके लिए है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संविधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 32 के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट सवाल हमें कहता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये तो काफी इजी सवाल है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट जो है आपको जाने वाला है। किन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक, या भारतीय संविधान जिन्होंने एक्चुअली सही मायने से रचा है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को। तो हमेशा ध्यान में रखना है, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को ही कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक। और सर, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। और सरदार पटेल, इनको अलग अलग नाम है, इनको भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है, इनको आयरन मैन यानी लोह पुरुष भी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी होगी ना आपने, वो इन्हीं की है। ओके, एंड इनकी, ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, ये भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं, ठीक है। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? सिंपल सवाल है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या ओडिशा? तो इसमें सिंपल ध्यान में रखना है, ये कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक जो है, देखिए आप, सिंपल है कि यूपी के पेपर दे रहे हो तो मैक्सिमम सवाल यूपी पे ही आएंगे, इसलिए कथक जो है कहाँ का है? तो ये है यूपी का, कथक यूपी का एक शास्त्रीय नृत्य है। केरला का कौन सा है? तो आपको पता है, केरला का है कथकली, ना कि कथक, ठीक है, केरला का ध्यान में रखना है कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश आपका पता चल गया। तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु का ध्यान में रखना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और ओडिशा का कौन सा है? तो ओडिशा का ओडिसी नृत्य इसे कहा जाता है, ओडिसी नृत्य, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कथक जो है वो कहाँ का आता है? यूपी का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ओके, काफी इजी सवाल एंड थोड़ा जो है डिफिकल्ट सवाल पूछा गया है कि क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? तो ये कौन सा हो सकता है? लखनपुर खेरी, ठीक है, क्योंकि ये 780 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी वर्ग किमी में जो है वो फैला हुआ है, तो कौन सा आता है? लखीमपुर खीर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सबसे छोटा शहर अगर पूछा जाए तो कौन सा है? हापुड़, ठीक है, यूपी का सबसे छोटा जिला, ठीक है, ये यूपी का सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए तो हापुड़। प्रयागराज क्या है? तो प्रयागराज जनसंख्या से सबसे बड़ा, ठीक है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से,
ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज जो है सबसे बड़ा है। और वाराणसी क्या है, ये एक आध्यात्मिक राजधानी है। ठीक है, आध्यात्मिक राजधानी, रिलीजियस राजधानी है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, आप सबको पता होगा। ये थी सरोजनी नायडू। तो ये भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और सुचेता कृपलानी आपको नाम दिख रहा होगा, ये किनके लिए जाने जाते हैं, तो यूपी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, ये यूपी की भी थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री। देखिए यूपी ने कितनी अच्छी चीजें इंडिया को दी है। ठीक है, ये यूपी और भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री। संजय नायडू पहली राज्यपाल थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल। एनी बेजेंट आप सबको ही पता होगा, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और विजय लक्ष्मी पंडित ये किनके लिए जाने जाते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन होता है यानी राष्ट्रीय सभा होती है, वहां पे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये हमेशा यूनाइटेड नेशन में बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? आपको पता है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वो कौन सा हो सकता है, NaCO3 है, Na2CO3 है, NaOH है, NaCl है? तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है, Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, 10H2O, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, वॉशिंग सोडा, जो हमें धोने के लिए सोडा जो यूज करते हैं ना हम, डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट का एक्चुअली फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे NaHCO3 है, ये किसके लिए है, तो ये बेकिंग सोडा, ना कि वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, हम ढोकला वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा, तो वो इसमें आता है। ठीक है। और ये NaOH क्या है, ये इन्हें कहा जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है। और NaCl ये आपको सबको ही पता होगा, ये है साधारण नमक, हम जो घर में यूज करते हैं वो है ये नमक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आगा खान कब किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आगा खान कब जो है वो किस खेल से संबंधित है, ऐसा सीधा सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या बैडमिंटन है, तो आप सबको ही पता होगा ये किसके रिलेटेड है, ये हॉकी के रिलेटेड। ठीक है, आगा खान कब हॉकी का एक प्रमुख टूर्नामेंट के रिलेटेड है। क्रिकेट के रिलेटेड कौन सा ध्यान में रखना है, रणजी ट्रॉफी, और साथ ही ध्यान में रखना है दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, क्रिकेट के रिलेटेड। फुटबॉल के रिलेटेड क्या ध्यान में रखोगे, डूरन ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी। ठीक है, हॉकी के रिलेटेड पता चल गया आगा खान कप। और बैडमिंटन के रिलेटेड कौन सा ध्यान में रखना है, थॉमस कप, थॉमस कप। और साथ ही ध्यान में रखना है उबेर कप भी। ओके, उबेर कप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है बैडमिंटन के रिलेटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, काफी इजी सवाल पूछा गया है। और ये कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, याद हो जाएगा कि 1948 में ही सबसे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की थी, जहां पे IPS जो होते हैं ना उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है। 1947 किसके लिए है, भारतीय का स्वतंत्रता वर्ष है। 1950 किसके लिए है, भारत जब गणतंत्र बना था, यानी संविधान हमने लागू कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। और 1965 में क्या स्थापन हुआ था, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, तो BSF को 1965 में स्टैब्लिश किया गया। ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, सरयू या गोमती? तो आप सबको ही पता होगा अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के। तो अयोध्या सरयू नदी के स्थित पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे क्या है, तो यहाँ पे कानपुर, ठीक, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, और पटना। ठीक है, कानपुर, वाराणसी, पटना आपको गंगा के किनारे जो है मिल जाएगा। यमुना जो है वो दिल्ली। ठीक है, यमुना के किनारे कौन सा शहर बसा है, दिल्ली। ठीक है, आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, ये जो है वो यमुना नदी के किनारे। सरयू के लिए क्या ध्यान में रखेंगे, तो अयोध्या, सरयू के लिए अयोध्या जो है वो ध्यान में रखना है। और गोमती के लिए कौन सा ध्यान में रखेंगे, लखनऊ। ठीक है, आपको सबको पता होगा लखनऊ में कोई रहने वाले भी होंगे, तो लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, जौनपुर, ये जो है वो गोमती नदी के किनारे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ओके। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो 5 जून, 7 अप्रैल, 1 मई या 10 दिसंबर। तो डेट्स भी याद रखने हैं ना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस,
मजदूर दिवस। और साथ ही ये महाराष्ट्र एंड गुजरात का भी स्थापना वर्ष है, यानी महाराष्ट्र गुजरात को इस्टेब्लिश इसी दिन किया गया था, 1 मई 1960 को। और 10 दिसंबर किसके लिए याद रखना है? विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। ठीक है, इसके लिए 10 दिसंबर जो है उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पता है? बिहार, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या हरियाणा है? तो हमेशा याद रखना है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लंबी सीमा, ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो है वो टोटल 11 जिलों से होकर गुजरती है, तो 11 जिलों से होकर गुजरने वाली सीमा मध्य प्रदेश की ही है। ठीक है, बिहार जो है वो पूर्वी सीमा से कनेक्टेड है। ठीक है, पूर्वी जो सीमा है ना उत्तर से कनेक्टेड है। उत्तराखंड उत्तर सीमा, उत्तर है ना तो उत्तर ध्यान में रखिएगा, उत्तरी सीमा से। ठीक है, और हरियाणा पश्चिमी सीमा। ठीक है, बट सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के लिए याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, कोशिका की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन या आइजैक न्यूटन? तो आप सबको ही पता होगा, कोशिकाएं जैसे हम सेल कहते हैं, तो उसकी खोज जो है किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कब की थी सर? 1665 में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका जो है उनकी खोज जो है वो की थी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, जैसे फ्लेमिंग, फ्लेमिंग किसके लिए जाने जाते हैं? तो पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। न्यूटन किसके लिए जाने जाते हैं? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और डार्विन किसके लिए जाने जाते हैं? विकासवाद। ठीक है, इवोल्यूशन की थ्योरी जो है ना इन्होंने ही लिखी थी, विकासवाद, इवोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, ये सवाल और हमेशा याद रख लीजिएगा, जब मैं छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ ना तो वो टिप्स अपने डायरी में भी नोट करके रखिएगा, अपने नोट्स में भी लिख के रखिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ओके, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आय क्या है? क्या होगा रे प्रधानमंत्री बनने का? तो हमेशा ध्यान में रखना है, उनके प्रधानमंत्री अगर बनना हो तो 25 ईयर ध्यान में रखना है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य का यही एज होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, संसद जो होती है वो दो हिस्सों में बांटी जाती है। ठीक है, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा का एज क्या है? 30। लोकसभा का क्या है? 25। और प्रधानमंत्री कहाँ का होता है? लोकसभा का, इसलिए उसके लिए क्या रहेगा? 25। 21 साल किसकी है? ग्राम पंचायत, यानी जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ग्राम पंचायत, उसके लिए। ठीक है, 18 साल किसकी है? वोट देने की, हम वोट दे सकते हैं 18 साल होने के बाद। ठीक है, और 35 ईयर किसके लिए है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये सवाल का आप आंसर फिर से दे सकते हो, लखीमपुर खेरी। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे मिल जाएगा? ये लखीमपुर खेरी जो है वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी नाम है, जैसे सोनभद्र। सोनभद्र किसके लिए जाने जाता है पता है? ऊर्जा राजधानी, इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी। बिजली निर्माण होती है ना। ठीक है, गोरखपुर, ये यहाँ पे काफी पहले एक चौरी चौरा इंसिडेंट भी हुआ था, और ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मेरठ खेल के सामान, आपको पता होगा बैट वगैरह मेरठ से अच्छे मिलते हैं ना, धोनी ने लिया था ना, तो खेल के सामान के लिए मेरठ जो है उसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हु रोड द वंदे मातरम? वंदे मातरम को किसने लिखा है? ऐसा सिंपल सवाल जो है यहाँ पे पूछा गया, और आप सबको ही पता होगा, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है उन्होंने लिखा है। और कहाँ से लिया है इसको? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ किसमें लिखा है? तो आनंद मठ में जो है वो लिखा है, ये हमेशा याद रखिए। टागोर ने क्या लिखा है? जन गण मन, जन गण मन, ये टागोर ने लिखा है। और भगत सिंह किसके लिए जाने जाते हैं? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, नारा इनका नहीं है, बट नारे को लोकप्रिय जो है इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, ओके। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, वेट, न्यूटन या वोल्ट? ठीक है, शक्ति जो होती है वो हमें किस में, पावर जो होती है हम किस में मापते हैं? तो इसके लिए ध्यान में रखना है, शक्ति का मापक होता है वैट। ठीक है, यानी वैट जो होता है वो शक्ति का मापक होता है। जूल किसका होता है रे? तो जूल होता है कार्य का, कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, न्यूटन किसका होता है? बल। ठीक है, न्यूटन होता है बल का। और वोल्ट किसके लिए होता है? ये होता है वोल्टेज, यानी विभवांतर के लिए। ठीक है, वोल्टेज के लिए ध्यान में रखना है वोल्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ पे मिल जाता है, ऐसा पूछा गया है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या रोम? तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? तो ये मिल जाता है आपको पेरिस में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहाँ पे आपको यूनेस्को, CO, ठीक है, UNESCO, यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ठीक है, न्यूयॉर्क में किस चीज का हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर।
ठीक है। जेनेवा में क्या है, तो जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, इसके हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रोम में क्या मिलता है, एफएओ, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर आपको रोम में जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट जो है किसे कहा जाता है, ऐसा सिंपल सवाल पूछा गया है। तो आपको मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, रेड प्लैनेट जो है मार्स को कहा जाता है, क्योंकि उसी पे लाल कलर का प्लैनेट है ना, और कई सालों पहले, मतलब बहुत से सालों पहले वहां पे लोग भी रहते थे। तो मार्स को ही लाल ग्रह जो है वो कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है। वेनस को क्या कहा जाता है, इसको भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। ठीक है। और सैटर्न, ये पता होगा, इसके चारों ओर क्या दिख जाएगी आपको, छल्ले जो है वो दिख जाएंगे। और जुपिटर, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह। ठीक है। तो जो बृहस्पति है यानी गुरुवार, जिसे जुपिटर कहा जाता है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है माना गया है। ठीक है। ओके। रक्त का थक्का जमाने को कौन सा विटामिन मदद करता है, मतलब अगर कभी आपको लग जाए, बहुत सारा खून निकले, तो कौन सा विटामिन जो है आपको मदद करता है आपके बॉडी में, तो वो करता है विटामिन कौन सा, के। ठीक है, हमेशा याद रखना है, विटामिन के ही रक्त ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको मदद करता है। यानी जब छुरा लग जाता है या कुछ भी चीज लग जाती है तो बहुत सारा ब्लड नहीं जाता। अगर आप में विटामिन के बहुत अच्छा है ना, तो ब्लड जो है काफी इजीली रुक जाता है। इसलिए विटामिन की जो के जो है वो हमेशा अपने बॉडी को देते रहिएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेगा। और बाकी सारे जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो विटामिन डी के लिए क्या ध्यान में रखना है, हड्डियों की मजबूती के लिए। ठीक है, ये होता है हड्डियों की मजबूती के लिए। विटामिन सी स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग बाल होते हैं उनके लिए भी विटामिन सी अच्छा होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है। और विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है ना, रक्त अंधत्व, रंधोती। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में जो है, मतलब कलर हमको बराबर दिखते नहीं है। ठीक है, कलर जो है कुछ भी दिखते हैं, तो ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके लिए एक जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं होता हमारे मतलब कलर जो है वो इजीली दिख जाते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ सवाल, शायद आपको ये सवाल जो है पसंद आए होंगे। अगर ये सवाल थोड़े भी पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सारे जीएस सेक्शन की बैच बहुत ही सस्ते में चाहिए, बहुत ही सस्ते में, मतलब 499 में या उससे भी कम में चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बैच टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए जो है वो सस्ते में बैच जो है वो लेके आऊंगा। और ये पूरी तरह लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगी, साथ में आपको इसके नोट्स जो है वो भी मिलने वाले हैं। ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, तब तक जो है जितने भी फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं वो लेक्चर का यूज करते रहिए। वैसे तो मैक्सिमम लेक्चर हमने फ्री ही दिए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपको थ्योरी सीखनी है, पूरे डिटेल में सीखनी है, ट्रिक्स के साथ सीखनी है, कुछ इमेजेस के साथ सीखनी है, तो आपको बैच जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आप फ्री में तो सीख ही रहे हो और काफी अच्छा सीख रहे हो। ओके। और अगर जिसको इसकी जरूरत है, आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ओके। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।